Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Let's start with important articles from newspaper that are relevant with respect to exam. First topic is Lockheed wins $17 billion US missile contract. So here Lockheed Martin stands for की एरोस्पेस कंपनी है जो डिफेंस से रिलेटेड डील करती है। तो यूएस ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरसेप्टर। तो उस प्रोग्राम का नाम है इंटरसेप्टर प्रोग्राम। सो व्हाट इज द एम ऑफ दिस द एम इज टू डिफीट करंट बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फ्रॉम कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया और ईरान। इसकी कुछ अलग फीचर्स है कि फ्यूचर अटैक रिकनसाइंस एयरक्राफ्ट बनाएगा, मॉडर्नाइज करेगा ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस प्रोग्राम को, इसमें रेडार नेटवर्क भी होगा। तो इससे यही होगा कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बचाएगा। तो हमें इसमें यही याद रखना है कि जो अगर इस इंटरसेप्टर प्रोग्राम की बात आए पीटी पर्सपेक्टिव से, तो ये इंडिया का नहीं है, ये यूएस मिसाइल कॉन्ट्रैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से भीड़ हिंसा पर रोक के लिए उठाए कदम का ब्यौरा मांगा। कई बार देखने के लिए मिलता है कि अलग अलग कारणों की वजह से हिंसा हो जाती है, जिसमें भीड़ के रूप में हिंसा की जाती है, तो उसे किस तरह से कानूनी समीक्षा के अंदर लाया जाए तथा इस तरह की होने वाली हिंसा को रोका जाए। तो इसके लिए एक ब्यौरा मांगा गया है कि किस तरह से इनको नियंत्रित किया जा सके। जब हम बात करते हैं कि शीर्ष अदालत में महिला संगठन की ओर से याचिका दर्ज की गई थी, जिसमें नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की ओर से याचिका दायर की गई थी कि इस तरह की घटनाएं हमें देखने के लिए मिलती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया था कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों द्वारा ऐसे नीति निर्देश तैयार किए जाए तथा उनमें इन सभी के बारे में नियमित नियम लागू किए जाए और इनको हिंसाओं को वर्गीकृत करके ब्यौरा दिया जाए। लेकिन काफी स्टेट्स में ऐसा देखा गया है जिन्होंने अब तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। तो उसके संदर्भ में कहा गया है कि तहसीन पूनावाला मामला जो 2018 में हुआ था, उन उन अनुशासन उसके द्वारा दिए गए जो बयान था या फिर जो भी फैसला था उसका अनुपालन हो, क्योंकि इस प्रकार की हिंसा हमें निरंतर बढ़ती हुई देखने के लिए मिलती है। मणिपुर की बात करें या फिर 2022 में हुए राजस्थान में कन्हैया लाल नामक एक व्यक्ति का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ भीड़ के द्वारा या कई व्यक्तियों द्वारा उन्हें की हत्या कर दी गई। तो उनको किस तरह से विराम लगाया जाए तथा कानून के अंदर लाया जाए ताकि उनको न्याय मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की बात करते हैं, तो आईएमएफ के द्वारा अनुमान दर बताई गई कि भारत की वृद्धि दर जो है 6.8% होगी, जिसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह से अगर हम 2024 और 25 का देखते हैं तो वो 6.5 से बढ़कर 6.8 से रहने का अनुमान लगाया गया। उसी तरह से चीन की आर्थिक वृद्धि में घटाव देखा गया है कि 4.6% तक ही रहेगी है। विश्व आर्थिक परिदृश्य, यह एक रिपोर्ट है जो कि आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसके द्वारा इसको बताया गया है कि किस तरह से देखा जाए। इसको हम पीटी फैक्ट्स के माध्यम से तैयार कर सकते हैं कि विश्व आर्थिक परिदृश्य किसके लिए किया जाता है, तो अन्य देशों की वृद्धि कितने का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि जीडीपी कितनी वृद्धि दर रहेगी, और किसके द्वारा किया जाता है, तो आईएमएफ के द्वारा किया जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद सभी किस तरह से नियंत्रित रहेगा और किस तरह से बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जब आईएमएफ के मुख्य मुख्य अर्थशास्त्री की बात करते हैं तो पियरी ओलिवियर गौरेशिस ने कहा था कि निराशाजनक अनुमान के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था सशक्त बनी जाएगी, कि देखा जाता है कि किस तरह से रिसेशन या फिर विभिन्न अलग अलग देशों में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है तथा जो घरेलू मांग है वो घट रही है, फिर इस तरह की स्थिति देखने के लिए मिलती है। लेकिन उसके बाद भी जो विश्व आर्थिक व्यवस्था है वो निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरे विश्व की इकोनॉमी या सभी देशों की इकोनॉमी एक दूसरे के साथ जुड़ गई है, जिसमें हमें एक देश में किसी प्रकार के मुद्रास्फीति का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, उस वो किसी न किसी तरह से अन्य देशों को भी प्रभावित करती है। जैसे अगर अमेरिका के सेंट्रल बैंक की बात करें, जब भी वो अपने रेट को घटाती है बढ़ाती है, उसका असर हमें डेवलपिंग कंट्रीज में देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से कैपिटल फ्लो होता है वो हमें वहां से दिखाई देता है।
नेक्स्ट। So on this topic, we are considering with significance of art, artist और उनकी फाइनेंशियल एडिक्वेसी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स और पॉइंट्स आएंगे कि आर्टिस्ट का क्या रोल रहता है। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आर्टिस्ट को बोला जाता है दे आर बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी। वाई दे आर बैकबोन ऑफ सोसाइटी? बिकॉज दे वीव द फैब्रिक ऑफ कल्चर, broaden our perspective and shape our identity as a society। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया। इसके रिलेटेड अगर हम इसकी आर्टिस्ट की फाइनेंशियल एडिक्वेसी की बात करें तो हमारे पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स, प्रोग्राम भी है जो रिलेटेड टू आर्टिस्ट है, तो हम वो याद रख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है क्रिएटिव डिग्निटी प्रोजेक्ट। What was it? It is to support artists and artisans ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक टाइम। चाहे फिर वो फाइनेंशियल सपोर्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे मार्केट एक्सेसिबिलिटी से हो, चाहे उनका फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए हो। सो ये सारे इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम इस पे बात करें नेक्स्ट स्कीम की तो है स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो किस मिनिस्ट्री में आएगा ये? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू इंडिविजुअल आर्टिस्ट एंड आर्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी देता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गेट फंडिंग बाय स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट इज कला संस्कृति विकास योजना। सो ये प्रमोट आर्ट एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए फंड भी है, नेशनल कल्चर फंड, वो भी कल्चर प्रिजर्वेशन को प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा रोल प्ले करती है। दैट्स वाई गवर्नमेंट हैव प्रोवाइडेड देम सच प्रोजेक्ट स्कीम्स फंडिंग because they play a key role in amplifying collective voices through their artwork। सो इसमें यही है कि फाइनेंशियल एडिक्वेसी के लिए उनको भी एक तरीके से अगर कॉमर्शियलाइज वे में बोले तो बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप करना पड़ेगा आर्टिस्ट को अपना स्टैंडर्ड रेज करने के लिए। बिकॉज हमें ऐसा पता है कि आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो सिंस एंशियंट टाइम्स, चाहे फिर वो आर्ट फॉर्म्स के फॉर्म में हो या फिर टेक्सटाइल, तब से है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड और रेज करने की जरूरत है। और रेज करने की क्यों जरूरत है? अगर हम एक डाटा देखें, यूनेस्को का डाटा है, तो आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से इस सेक्टर में ये पोटेंट इंजन है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो प्रोवाइड करता है 48 मिलियन जॉब्स ग्लोबली एंड 3% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो हम देख सकते हैं कितना ज्यादा रेलेवेंट है ये, इसको क्यों प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि दो फेस्टिवल्स के नाम दे सकते हैं यहाँ पे जो मेंशन्ड है। मारगजी फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु। बसंत उत्सव इन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है ये। तो सोशल ज्योग्राफिकल बैरियर्स के लिए अगर लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, चाहे फिर वो पीस के मामले हो, चाहे फिर सॉफ्ट पावर के थ्रू, जैसे हम देख भी रहे हैं कि आर्ट एंड कल्चर को यूज करके, चाहे फिर वो टेम्पल आर्किटेक्चर है, तो यूएई जैसे स्टेट कंट्रीज के साथ इंडिया टाई अप कर रहा है, तो वो दिखाता है सॉफ्ट पावर यूज टू अचीव द बिगर गोल। तो इसमें हम लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ सर्विस एंड इफ वी सर्व वी लास्ट। तो हम देख सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर, चाहे वो टेम्पल की फॉर्म में आर्ट फॉर्म्स की, तो वो हमारे पूरे कल्चर को दिखाता है और वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इम्प्रेशन होता है उसका, क्योंकि हम देख रहे हैं एंशियंट की चीजें हम अभी भी बुक्स में पढ़ते हैं, वो मेंशन्ड है। तो हम देख सकते हैं कितना ज्यादा रेलेवेंट है। दिव्या आप ऐड कर सकते हो। इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उनको भी जोड़ा जा सकता है कि अगर किसी भी स्टेट में ट्राइब्स के द्वारा किसी भी जाति के द्वारा कोई स्पेशल आर्ट फॉर्म है तो उसको उसके आय का माध्यम बनाया जा सकता है। उसके अलावा स्टार्टअप्स जनरेट किए जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि खिलौनों के उसमें जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, तो उसका एक कारण ये भी है कि जो पुराने तरीके थे, जो आइडिया थे, उनको प्रमोट किया गया। किस तरह से मिट्टी से, क्ले से, जो हार्मफुल चीजें नहीं है, उनसे उन खिलौनों को बनाया जाता था, जो अन्य की कंपेरेटिवली सेफ भी थे और किफायती भी थे। तो इस तरह से चीजों को प्रमोट किया जा सकता है। उसके अलावा जो आ, मान जो भी
स्पेस आम धारा से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको जोड़ने के लिए वहां पर प्रमोट किया जा सकता है, स्टार्टअप्स को बढ़ाया जा सकता है। हम देखते हैं कि G20 में भी अलग अलग प्रकार की आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया गया था, ताकि अलग अलग स्टेट वाइज मेले लगते हैं ताकि इनको प्रमोट किया जा सके उस रिगार्डिंग। और प्रेजेंट में जो चीजें चल रही है उनको भी अपने आर्ट के माध्यम से दिखाया जाता है कि किस तरह से यथार्थ और जो पुराने कल्चर है उसको प्रमोट किया जाता है। That's all. Yes. Next is how industrial alcohol fuels spirited center state debate. तो यहाँ पे बात हो रही है इंडस्ट्रियल अल्कोहल फ्यूल्स की, कि कैसे वो सेंटर स्टेट का एक इंटरनेशनल, अगर सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें तो डिबेटेबल टॉपिक है। तो हम यहाँ पे 2 से 3 एंट्री लिस्ट देखेंगे, कि हमें पता है कि 3 लिस्ट होती है हमारे पास, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे एंट्री में मेंशन्ड है, according to entry 52 of union list, power to regulate industries which parliament determines as ones that are of public interest। तो इसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर। लेकिन अगर एंट्री 8 और स्टेट लिस्ट की बात करें तो वो लॉज बनाता है फॉर इंटॉक्सिकेटिंग लिकर के लिए, टू मैन्युफैक्चर, फॉर प्रोडक्शन, पोजेशन, परचेज, सेल के लिए। एंड अगर एंट्री 33 की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट में है वो। तो बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ एनी इंडस्ट्री इवन इफ पार्लियामेंट हैज गिवन कंट्रोल टू यूनियन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट में भी मेंशन है, ये यूनियन में भी मेंशन है, कंकरेंट में भी मेंशन है। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है कि हम इंडस्ट्रियल अल्कोहल को किस लिस्ट में रखना चाहिए, या फिर किस सेंटर को उस पर डिसीजन लेना चाहिए या स्टेट को लेना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्शियल इशू है, इसलिए सेंटर रिलेशन स्टेट रिलेशन का डिबेटेबल टॉपिक है। तो यहाँ पे एक 7 जज बेंच हुई थी और उस केस का नाम है सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो उसमें कंक्लूजन यही कह रहा था कि मिसयूज ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल को बचाने के लिए, यानी कि जो फॉर मेकिंग पोर्टेबल लिकर, तो लाइसेंसिंग चाहिए होती है ऑफ डीनेचर्ड स्पिरिट। तो सेम ये कंट्रोवर्सी चली हुई है। तो जैसा कि हमें पता है कि वैसे नॉर्मली अगर बोला जाए लीकर के कंटेक्स्ट में तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल लीकर की बात करें तो किस लिस्ट में आएगा वो डिबेटेबल टॉपिक है। दिव्या आप ऐड कर सकते हैं। नहीं, we can move forward. नेक्स्ट टॉपिक इज, वेट 1 मिनट, बिगेस्ट स्टेलर ब्लैक होल इन मिल्की वे फाउंड बाय चांस। तो बिगेस्ट स्टेलर ब्लैक होल है ये इन द मिल्की वे गैलेक्सी। तो व्हाट वाज इट, इसका नाम है गिया BH3। ये हम पीटी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। और अगर इसकी बात करें कि तो ये बिगेस्ट स्टीलर होल है डिस्कवर्ड। तो अगर इसका मास देखा जाए 33 टाइम्स डेट ऑफ द सन है, इसका मास की बात करें। सो ये हम पीटी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। और ये स्टेलर ब्लैक होल का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे सन बर्न आउट होते हैं, यानी कि कोलैप्स करते हैं, उसके बाद ये फॉर्म होता है। तो उससे ये देखने को मिलता है और इसको बोला जाता है लार्जेस्ट रिकॉर्डेड स्टेलर ब्लैक होल। यहाँ पर सो सन ओनली दिस फ्रॉम, सन आएगा, स्टार आएगा, काफी सारे सन एक साथ वो कोलाइड कर। कंपेयर करा गया है। नहीं, यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ स्टार्स, जब स्टार्स बहुत सारे एटमॉस्फेयर में होते हैं तो वो हम्म, जब कोलैप्स करेंगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की मतलब उसकी वजह से वो रुके रहते हैं वहां पे, हम्म, तब वो आपस में कोलैप्स होंगे तब आएगा। लेकिन अगर उसका मास कंपेयर करा जाए तो इसको डोरमेंट ब्लैक होल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ये इतना ज्यादा भारी होता है सन के कंपैरिजन में। तो सन, वो स्टार आएंगे कोलैप्सिंग स्टार की वजह से होता है ये मिल्की वे गैलेक्सी में। लेकिन वो कंपेयर किया जा रहा है कि सन से कितना मैसिव है ये। तो वो 33 टाइम्स है। आपको कुछ और ऐड करना? नहीं।
यूएन में जो स्थायी सीट्स है उनको बढ़ाने के लिए और किस तरह से जो अस्थायी सीट्स है उनको भी बढ़ाने की मांग की गई। हमने देखा कि भारत में पुनर्गठन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रेखांकित किया गया कि जिस तरह से समय या फिर वर्तमान परिस्थितियां बदल रही है उसके अनुसार यूएनएससी में भी बदलाव होने चाहिए। जो शक्तियां यूएनएससी के पास है सीटों को बंटवारे के लिए उसे बढ़ाना चाहिए, ताकि जब हम भारत की बात करते हैं वो विशेष रूप से ग्लोबल साउथ की बात करता है और मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है कि बायपोलर या इस तरह से नहीं होना चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, ताकि सभी के लिए इक्वालिटी की बात करता है। तो उस रिगार्डिंग हम देख सकते हैं कि यूएनएससी में 15 सदस्य संयुक्त राष्ट्रीय परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में जगह पाने के लिए मांग की गई कि इंडिया को स्थायी सदस्य के रूप में किया जाए। उसके अलावा ये कहा गया कि जो स्थायी हो या गैर स्थायी हो दोनों श्रेणियों में जो परिषद की संख्या है उसको बढ़ाया जाए। उसके अंदर अन्य देशों को भी शामिल किया जाए, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया सहित जो विकासशील देश हैं उन सभी को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि जो एक स्थायी रूप से या फिर विश्व के एक हिस्से के या फिर जो हिस्सा पहले से ही मजबूत है सिर्फ उसकी आवाज ना हो, बल्कि सभी मंचों की या फिर सभी देशों की आवाज या जो भी उनकी जरूरत है उनको वहां पर पूरा किया जा सके, उसके अनुसार निर्णय लिया जा सके। यस, अगर इसमें हम 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएन की बात करें तो एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल असेंबली होती है, और जनरल असेंबली का यूनिक फीचर ये है कि वो डिसीजन नहीं ले सकती अगर किसी दो कंट्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वो किसके पास वो पावर, वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर होती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, भी इसी के अंदर आता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल भी इसी के अंदर आता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें 15 जजेस होते हैं और वो 9 इयर्स का उनका पूरा पीरियड होता है। और नेक्स्ट होता है सिक्रेटेरिएट। और अगर 5 परमानेंट मेंबर्स की बात मैं करूं तो उसमें यूएस, रशिया, यूके और शायद चाइना, इन फ्रांस। ये इसके फ्रांस हो गए, ठीक है। आई थिंक वीटो पावर भी परमानेंट मेंबर्स के पास ही होती है। हाँ, अगर कोई भी फैसला लिया गया है और वो निश्चित बहुमत से पास हो जाएगा अगर उसके ऊपर किसी भी सदस्य के द्वारा, जो स्थायी सदस्य है उसके द्वारा वीटो पावर का प्रयोग ना किया जाए। ओके। तो यहाँ जिस तरह से अभी हाल ही में देखा गया है कि किस तरह से ईवीएम और बैलेट पेपर वोटिंग को लेकर विवाद चल रहा है कि किस तरह से जो मतदान की प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से दोष मुक्त किया जाए और जो मतदान को लेकर अविश्वास पैदा हो रहा है उसको खत्म किया जाए, ताकि व्यक्तियों के मन में कोई भी अविश्वास ना रहे और वह अपने मताधिकार का प्रयोग करे। जब अब फिलहाल 17वीं लोकसभा चल रही है और 18वीं लोकसभा के मतदान के पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल से आरंभ हो जाएंगे। 7 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे, जिसके अनुसार जब हम बात करते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त ने ईवीएम पद्धति की जानकारी सभी पहलुओं को लिया और उन्होंने कहा कि जो ईवीएम है वो किसी भी तरह से उसमें वह दोष मुक्त है, उसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने याचिका दायर की थी कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया पर भरोसा किया जाए। क्योंकि जब हम पर्चियों की बात करते हैं तो मतपेटी में डाली जाने वाली पर्चियों के नतीजे 12 दिन देर आएंगे, इसलिए जो वीपैट की पर्चियों की गिनती है उनकी गणना करने का मना कर दिया गया है, जिसके पक्ष में चुनाव आयोग ने कहा था कि इसमें 6 दिन 12 दिन के नतीजे और लंबित हो जाएंगे। इसको लेकर चर्चा कर रही थी कि अगर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती ही नहीं करनी तो उसके ऊपर 24,000 करोड़ के खर्चे किस लिए किया गया है। उसकी साक्षर नियमितता और दोषपूर्ण सिद्ध करने के लिए अनिवार्य है कि कम से कम 50% वीवीपैट में डाले गए मतों की गणना की जाए, ताकि उन पर कोई शक न रहे और उसके प्रति विश्वास बढ़े। वहीं जब हम बात करते हैं मतदान के अधिकार की तो है मनुष्य के कानूनी अधिकार के साथ साथ उसका मौलिक अधिकार भी है, जो कि 18 साल की उम्र में के सभी व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट, चुनाव और पैसा। यहाँ हाल ही में देखा गया है कि किस तरह से
पिछले 45 दिनों में 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त किए गए हैं, जो कि अब तक सबसे ज्यादा है। अगर हम पिछले इलेक्शंस की बात करें तो उसमें से लेकर अब तक जो जब्त की गई है वह उससे 95% ज्यादा है, क्योंकि किस तरह से जो नशीले पदार्थ है या फिर जो पैसे हैं या फिर जो अन्य बाहुबल है उसका गलत प्रयोग किया जा रहा है। कि अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो उसके लिए 4 सबसे बड़ी चुनौतियां जिनको रोककर उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने। पहला है बाहुबल। बाहुबल हम देखते हैं कि अधिकतर राज्यों में समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ राज्यों में फिर भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा है अफवाह, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू या फिर डीप फेक जैसी समस्या उत्पन्न होती है उनके कारण। तीसरा है आचार संहिता का उल्लंघन। हमें देखने के लिए मिलता है कि कई बार आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता। आचार संहिता लगने के बाद भी जो नीति निर्देश दिए जाते हैं उनमें उल्लंघन होने की स्थिति उत्पन्न होती है। चौथा है धन बल की किस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति अत्यधिक पैसे का उपयोग चुनाव में करता है तो किसी सामान्य व्यक्ति के लिए चुनाव में खड़े होना या उतना खर्चा करना संभव नहीं है, जो कि एक समानता का अधिकार या फिर समान मंच देने की प्रक्रिया को खत्म कर देता है। क्योंकि हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट कदम दिए गए थे कि कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपए से अधिक या 10,000 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तु अपने साथ नहीं ले जा सकता। अगर उसे जब्त किया जाता है तो उसे उसके दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, वह वैध है, और साथ ही साथ उसका चुनाव से या किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से चुनाव में नशीले पदार्थ और धन का अपर्याप्त यूज हो रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो अगर शुरुआत ही भ्रष्टाचार से होगी तो उसको किस तरह से खत्म किया जाए कि 1,8 करोड़ नए युवा अगर मतदान करने जाएंगे तो उन्हें किस प्रकार का संदेश मिलेगा। तो उसको सुनिश्चित करना, उचित रूप से इलेक्शन करवाना चुनाव आयोग का कार्य है। किस तरह से हम देखने को मिला है कि तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो जब्ती के मामले हैं वो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिले। तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए किन किन नीति निर्देशों को अपनाया जाए या फिर क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। विपरीत परिस्थिति में भी मैदान नहीं छोड़ने वाले दिलेर काफी हद तक हमें समस्याओं से निपटने का रास्ता दिखा देते हैं। अतिरिक्त काम और कड़ी मेहनत हमें कठिन परीक्षा में सफल बना देती है। आजकल आप क्या ऐड करोगे इसमें? इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा करेज होता है ना, कि साहस की जब हम बात कर रहे हैं, तो चाहे फिर वो कोई सी भी कंडीशन हो, यानी कि विपरीत कंडीशन के लिए नेगेटिव, अगर या फिर कोई चीज बार बार आप हार रहे हो, फेलियर कोई लगा लो, सक्सेस और फेलियर रेशो में ही। तो वही है कि जब तक आप मेहनत करते रहोगे तो वो उस समय को भी हटा सकती है और हमें उस समस्याओं से निपटने का रास्ता भी दिखा सकती है। क्योंकि उस पीरियड में जब हम फेलियर जब होते हैं तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो शायद एक बार में सक्सेस रेट से नहीं सीख सकते हम लोग, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। बाकी आप बोलो। हाँ, इसके में हम इंडिया का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर हम आजादी के बाद से इकोनॉमी की स्थिति देखें कि किस तरह से कितने परिवर्तन हुए। 1970 के दशक में रुपए का में परिवर्तन किया गया, बैंक का मुद्रीकरण हुआ, उसके बाद 1991 में जो चेंजेस किए गए, उसके बाद 2008 में जो परिवर्तन हुए, और इसके बाद भी अगर हम इकोनॉमी में कोविड के बाद की फिलहाल की स्थिति देखते हैं तो वह एक सामान्य स्थिति के रूप में बनी हुई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किस तरह से निरंतर काम करते रहना, कड़ी मेहनत करते रहना और अपने पथ पर चलते रहने से सफल होने के रास्ते काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ कुछ फैक्ट देख सकते हैं कि किस तरह से इंडोनेशिया में 17 अप्रैल को ज्वाल तंबोर ज्वालामुखी की बात की जाती है, जिसमें 1 लाख लोग से अधिक की मौत हुई। तो वह इंडोनेशिया में हुआ था। 1815 में के दिन तंबोर ज्वालामुखी में धमाका हुआ था। इसके अलावा जब हम 1799 की बात करते हैं तो श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी शुरू की गई थी, जहां पर हम थर्ड मैसूर एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और उस युद्ध का अंत हो गया था। वहीं जब हम 1946 की बात करते हैं तो सीरिया में सीरिया ने फ्रांस से आजादी मिलने की घोषणा कर दी थी। 1947 में श्रीलंका के क्रिकेटर जिसका मैथई मुरलीधरन का जन्म हुआ था। 1975 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति आर एस राधाकृष्णन का निधन हो गया था। 1977 में स्वतंत्र पार्टी का विलय जनता पार्टी में हो गया था। वहीं 1982 में कनाडा ने अपना संविधान अपनाया था। तो हम देख सकते हैं किस तरह से
फैक्ट्स का प्रयोग किया जा सकता है। 1982 में अमेरिका ने नेवादा प्रशिक्षण स्थल पर परमाणु प्रशिक्षण किया था। तो नेवादा प्रशिक्षण स्थल अमेरिका से संबंधित है, जहां परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। 1983 में SLV-3 रॉकेट ने दूसरी रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के निकट कक्ष में भेजा था। तो रोहिणी जो है भारत का दूसरा उपग्रह है, जो कि 1983 में भेजा गया था LSV-3 रॉकेट के माध्यम से। वहीं 1986 में नीदरलैंड और सीरिया के बीच में जो युद्ध की स्थिति खत्म हो गई थी। 1993 में अंतरिक्ष यान STS-56 की डिस्कवरी धरती पर वापस लौट आया था। तो कुछ फैक्ट्स के माध्यम से याद रख सकते हैं हम, पीटी फैक्ट के तौर पर ही। और अगर मैं आपसे इसमें कोज पूछूं कि व्हाट इज द रीजन कि वहां पे इतने सारे वोल्केनो इरप्शन होते हैं, तो क्या रीजन होगा? पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है जो वहां पर है, जिसकी वजह से जब इतने ज्यादा ज्वालामुखी वहां पर फटते हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक्स में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। यस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एम्स टू अटेन डेब्रिस फ्री स्पेस। तो रिसेंटली इसरो के चेयरमैन ने बोला, एस सोमनाथन जी ने, कि इंडिया एम्स टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन बाय 2030। और कहाँ पे, कौन सी मीटिंग में उन्होंने बोला? 42nd इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी। सो व्हाट इज द एम ऑफ दिस? कि डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन की बात हो रही है यहाँ पे, और वो बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल दोनों एक्ट उसमें एक्ट करेंगे बाय 2030 तक इसको खत्म करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया ब्राजील टू हार्मोनाइज सर्टिफिकेट्स। सो यहाँ पे बात हो रही है इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन एंड DHD। DHD स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल। बाहर से इंपोर्ट करेंगे बायोलॉजिकल जेनेटिक मटेरियल, यानी कि फिश, पोर्क, मीट, इस तरीके के प्रोडक्ट, और वो उसको ब्रीडिंग में हेल्प करेंगे ताकि हम अपनी एनिमल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके। तो अगर हम बात करें कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लाइफ स्टॉक में जो स्टेटस है वो इंडिया का है, जिसमें से बफेलो ज्यादा मीट प्रोड्यूस करती है, और मिल्क प्रोड्यूसर भी इंडिया ही है। और अगर स्पेसिफिकली स्टेट की बात करें तो यूपी बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है इन इंडिया। बिकॉज हम देख रहे हैं कि बोवाइन में काफी सारे डिजीजेस जैसे कि लाइक लंपी स्किन डिजीज। तो इसमें यही है कि आप उसको सिलेक्शन करने के लिए, ताकि इंडिजिनियसली आप डेवलप भी कर सको, तो इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेशन किया जा रहा है इंडिया और ब्राजील। तो वहां से कुछ जेनेटिक स्पीसीज बाहर से आएंगी, उनको इंटरब्रीड किया जाएगा, देन फर्टिलाइज करके एक न्यू स्पीसीज बनाई जाएगी, और फिर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात की जा रही है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री देख सकते हैं कौन कौन सी है, जैसे कि फसाइस में है और DHD। हेपेटाइटिस के बढ़ते खतरे। तो जब WHO की रिपोर्ट की बात करते हैं, तो लीवर से जुड़ी समस्याएं देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से हेपेटाइटिस A B C D E में अलग अलग स्थिति में लीवर में होने वाली समस्या हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके अनेक लक्षण हो सकते हैं, लेकिन समय पर पता न चलना, या फिर उसका पूर्ण रूप से इलाज ना होना, या फिर कई बार ये नहीं पता पड़ पाता कि इसकी वजह से समस्या क्या है, तो उसके कारण वह बीमारी बढ़ती जाती है। वहीं जब भारत में हेपेटाइटिस B की बात करते हैं, तो 3 करोड़ लोग इसमें से संक्रमित है। वहीं जब हम हेपेटाइटिस C की बात करते हैं, तो 40 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से संक्रमित है। जब हम नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की बात करते हैं, तो इसका लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक भारत को हेपेटाइटिस C से मुक्त बनाना है, और हेपेटाइटिस B के लिए मृत्यु संख्या को कम करना है, मृत्यु दरों को कम करना है, ताकि 2030 तक इसको काफी कम किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय सरकार के माध्यम से यह लक्ष्य रखा गया है कि 2016 से 2024 की स्थिति में सुधार लाने के लिए हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम
पटरी पर लाया जा सके, ताकि इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके और उन्हें जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड की जा सके। जब नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम की बात की जाती है तो इसके तहत टेस्टिंग और दवाइयाँ निःशुल्क प्रदान की जाती है और रिपोर्ट दी जाती है, ताकि मरीज को पूर्ण रूप से इलाज दिया जा सके। इसके बात करें तो यह शिशु जो संक्रमण है ये माँ से शिशु की ओर फैलता है। इसके जो टीकाकरण भी किया जाता है ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। जब हम भारत में बात करते हैं तो 540% से कम शिशुओं को जो आवश्यक वैक्सीनेशन होना चाहिए वो समय पर नहीं दिया जाता। जब इसके वैक्सीनेशन की बात की जाती है तो वह जन्म के समय ही दे दिया जाता है, ताकि इस प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। अ, इसके अलावा जब हम विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े कुछ मुद्दों की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस का इलाज दुनिया में सबसे सस्ता भारत में ही मौजूद है। करीब 90% मरीज निदान और इलाज नेटवर्क से दूर भागते हैं, जिसके कारण उन्हें प्राथमिकता चिकित्सा में दोष देखने के लिए मिलता है, या फिर उन्हें यही नहीं पता पड़ पाता कि उनके अंदर बीमारी क्या है, जिसके कारण मृत्यु जैसी समस्या उत्पन्न होती है। जब हम दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस वाले लगभग 10% लोग अपनी स्थिति के बारे में जानते ही नहीं। वहीं जब हम 4 ऐसे देशों की बात करते हैं जिन्होंने हेपेटाइटिस बी को सफलतापूर्ण नियंत्रण करने वाले पहले 4 देश बन गए, तो उसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस बी को सफलतापूर्ण नियंत्रण करने वाले पहले 4 देश बन गए हैं। उसके अलावा जब हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो इसका सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जाता है, जो कि हेपेटाइटिस, इंसुलिन, टीबी, खसरा, रुबेला या फिर जापानी इन्फ्लुएंजिस, रबेला वायरस जैसे 11 वैक्सीनेशन या रोकथाम रोग बीमारियों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी को छोड़कर अन्य सभी के लिए तो उसको एक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा सकता है, जैसे कि टीबी के लिए, डिप्थीरिया के लिए या टेटनस, पोलियो, निमोनिया के लिए चलाया जाता है उसी प्रकार का, ताकि मुफ्त रूप में प्रोवाइड किया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को इस समस्या से बचाया जा सके। जब हम बात करते हैं ए बी की वैक्सीन, दो ही टाइप की वैक्सीन अवेलेबल है, ए और बी की। आंचल, आप ऐड कर सकते हैं कुछ आपको करना है तो। ए के लिए वैक्सीन है, मेरे को डाउट है। आई थिंक ए के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है। ई के लिए चाइना के पास है सिर्फ, सी और डी की नहीं है, और ए और ई की है सर। बी बी की तो है, ए की कंफर्म कर लेंगे, को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट। यस, ए के लिए है हमारे पास, बी के लिए भी है, सी के लिए हमारे पास नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई रुपी इज वीक व्हेन स्टॉक्स आर स्ट्रॉन्ग। और अगर रुपी वीक होगा तो क्या होगा? तो हम इसमें बात करें रुपी वीकेंड, तो व्हाई इज रुपी अंडर प्रेशर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉरेस्ट मार्केट जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से भी हम देख रहे हैं कि हम क्रूड ऑयल या फिर क्रूड ऑयल प्राइसेस कितने ज्यादा राइज होते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन देखा जा रहा है इंडिया में, क्योंकि हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं आउटर कंट्री। तो इसमें हम देख सकते हैं कि डॉलर का स्ट्रेंथन हो रहा है और इंडिया की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर रही है कहीं ना कहीं, तो वीकेंड हो रही है। तो उससे तो जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका एक कारण है। चाहे बेशक स्टॉक स्ट्रांगली बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रुपए की वो, तो वो जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से हो रहा है। देन अगर हम बात करें कि वाई आर फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन सेलिंग, बिकॉज हमें ट्रेड की जरूरत है, मल्टीपल हाई वैल्यूएशन है, इसलिए हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं। तो क्या रुपी का वीक होना इकोनॉमी का भी वीक होना दर्शाता है? सो अगर हम बोले विकी रुपी वीक हो रहा है, तो हम देखेंगे कि जो इम्पोर्ट है वो कॉस्टलियर होता चला जाएगा, और एक्सपोर्ट। कंट्री का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कहीं ना कहीं, हम बोलो नहीं, आप कंटिन्यू करो। कि करंट अकाउंट डेफिसिट, अकाउंट बैलेंस है वो, उसमें गैप आ जाएगा, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन दिखाएगा। तो वो एक साइन है कि इकोनॉमी इन फर्दर वीक हो सकती है। तो यहीं पे अगर हम बात करें कि डॉलर तो स्ट्रेंथ हो रहा है इसकी वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशन का वो फायदा उठा रहा है, तो उसके पॉजिटिव इंडिकेटर्स क्या दिखाते हैं?
टाइट लेबर मार्केट है, अपबीट कंज्यूमर सेंटिमेंट है, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारे फीचर्स है कि वो कैसे दिखा रहा है। यू कैन ऐड नाउ। अगर रुपये डिप्रिशिएट करेगा तो एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट किए जाते हैं उनकी वैल्यू कम होगी, मतलब जो इंडियन यस, की घरेलू मार्केट है उसमें पैसा उनको जो प्रॉफिट है वो कम होगा, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी और आम लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेंगे। तो वहां भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंस जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखे जाते हैं वो भी घटेंगे। अगर हम बात करते हैं, ज्यादातर डॉलर में एक्सपोर्ट किया जाता है, वो अगर हम रुपये के इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं, अगर उसको दिया भी जा रहा है तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकती है कि किस तरह से रुपये की वैल्यू डिक्रीज करिए, जिसकी वजह से ज्यादा पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो उनमें भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। और दूसरा जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट होती है उनको लेकर, जैसे ही अगर रुपये की वैल्यू गिरती है या फिर डॉलर के अकॉर्डिंग रेट्स चेंज होते हैं, तो उन पे भी इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, जो स्टार्टअप्स को या भारत इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। यस। नेक्स्ट हम टू टर्म्स देख लेते हैं साइंस और साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट है डेवोप्स। डेवोप्स स्टैंड्स फॉर यानी कि सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट प्लस इट्स ऑपरेशन। तो what was its objective? It enhance collaboration, automating task and improve product quality and speed up delivery. और किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो हम इस, और अगर इसका क्रिटिकल कंपोनेंट बोला जाए डेवऑप्स का, तो वो होता है ऑटोमेशन। और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? अगर पॉजिटिव की बात करें, कहीं ना कहीं ये मैनुअल टास्क के जो रिलायंस है उसको कम करेगा, चांसेस ऑफ एरर को कम करेगा, एफिशिएंसी को बढ़ाएगा ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट इज ओएसएस मॉडल यानी ओपन सोर्स। तो नाम में आंसर पीछे छुपा हुआ है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि इट इज अवेलेबल टू पब्लिक। इसमें भी सेम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, फ्रीडम के लिए ये हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तो ये बिजनेस में काफी हेल्प करेगा। और जो इसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, जो कि, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है इस टाइप की भी, अगर और पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी, आपका डाटा देख पाएगी तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग अंसरकारी।